बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें कॉस्ट मालूम करनी है उन्होंने कहा है। और इसका मैं आपको ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करवा देती हूँ। ये भी उसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला तरीका भी इसमें यूज़ हो सकता है, तो वही यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके क्वेश्चन हल होगा। तो ये देखते हैं, इसकी कॉस्ट मालूम करनी है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है 10 kg of tea leaves when 3 kg of tea leaves cost $18. tea leaves और यहाँ पे आएगा कॉस्ट। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड यहाँ पे लिख देते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, 10 kg of tea leaves when, यानी कि 10 kg लीव्स की हमने कॉस्ट मालूम करनी है। और 3 kg ऑफ लीव्स की कॉस्ट है 18। तो 3 kg अगर लीव्स हो तो उसकी कॉस्ट है $18। ये डॉलर का साइन है, तो ये आएगा। तो इसमें मैंने आपको पहले भी फार्मूला एक बताया था। ये फार्मूला यूज होगा अगर हम x/y1 यूज करेंगे, और अगर इधर फिर x का 2 अगर लेंगे तो हम नीचे y का 2 लेंगे, तो ये फार्मूला इसमें यूज होगा। तो अब इधर देखते हैं कि हम लोगों ने इसको, यानी कि एक हमारे पास x होगी तो दूसरी हमारे पास y सवर की जाती है, ये रकम। तो अब अगर जहाँ पे हमने कॉस्ट मालूम करनी है, या जो भी हमने मालूम करना होता है ना, या फाइंड करना होता है, उसको हमने x लेना होता है। ये x आपकी वैल्यू आ जाएगी और इसको हम ले लेंगे y की। तो ये हमारे पास होगी x की वैल्यू और ये होगी हमारे पास y की वैल्यू। और फिर उसमें ये भी होता है कि जो हमने फाइंड करना होता है उसको हम x1 दे देते हैं और इसको x2 कह देते हैं। इसी तरीके से अगर इसको हमने x1 कहा है तो इसी तरीके से हम इसको y1 करेंगे और इसको y2 करेंगे। कि जो वैल्यू मालूम करनी है उसकी बिल्कुल सेम उसके नीचे आएगा, और अगर ये हम लिखेंगे तो इसके सेम जो सामने है वो उसके बिल्कुल ऊपर नीचे आ जाएगा। अब हम इसको आगे सवाल हल करते हैं कि कैसे करेंगे। तो यानी कि अगर ये देखें x1 और y1 है, तो x1 की ये वैल्यू है, तो हम इसको हम लिख देंगे x लिख देंगे। y तो इसके बिल्कुल सामने ये है, तो 10 लिख देंगे यहाँ पे। आगे फिर ये x का 2 था, x का 2 हमने ये लिया है, तो x का 2 ये इसकी डॉलर कीमत है। y कर दे इसको, तो ये y की 2 हमने ये लिया था, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आगे कैसे हम हल करेंगे कि इसको हमने x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो हम 10 को अब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये x इधर आ जाएगा और ये $18/3 मल्टीप्लाई ये 10 इधर आ जाएगा। देखेंगे आगे ये कट रहा है तो काट दें, अगर नहीं कट रहा तो नहीं काटते। तो ये 3 ये कट रहा है, 3 6 18 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी क्या डॉलर कीमत मालूम की है, 10 6 60, यानी कि इसकी क्या कीमत आएगी, x की हमने मालूम कर ली है 60, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60। ठीक है। तो ये हमने ए पार्ट किया है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। तो इस फार्मूले के तहत होगा, फार्मूला भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है और उसको तरीकेकार भी बता दिया है कि अगर हम इसको x लेंगे, इसको y लेंगे, और ये सारा जब प्रोसीजर होगा तो ये लास्ट में जो आंसर निकलेगा ये हमारी इसकी कॉस्ट है। इसको $60 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। आगे हम नेक्स्ट इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में यहाँ पे उन्होंने कोई इनकी वैल्यूज नहीं दी गई, लेकिन खाली सिर्फ A kg ऑफ शुगर व्हेन B kg ऑफ शुगर कॉस्ट $C ये बताया गया है। अब इसको हम किस सूरत में किस तरह करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कि यहाँ पे हम ले लेंगे शुगर, दूसरी साइड पे इसका आ जाएगा कॉस्ट, यानी कि ये अगर हमारे पास इतनी शुगर हो तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो वो हम मालूम करते हैं। क्वेश्चन है A kg ऑफ शुगर व्हेन, तो यानी कि A kg की शुगर हमने मालूम करनी है। फाइंड हमने ये करना है कि A kg की शुगर इसकी कॉस्ट क्या होगी। अब B की उन्होंने बताया है B kg ऑफ, तो ये B आ जाएगा, B kg ऑफ C ये डॉलर का साइन है। ठीक है। इसको भी वही उसी फार्मूले के तहत, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फार्मूला हमारा क्या है, अगर x का 1 है
तो y का 1, अगर x का 2 लेंगे तो यहाँ पे y का 2 आ जाएगा। ओके, अब हम इसको देखना है कि यहाँ पे हमने कॉस्ट मालूम करनी है, तो हम इसको x लेंगे, ठीक है, और इसको हम y ले लेंगे। ये हमारा बन जाएगा x का 1, तो ये y का 1 आ जाएगा, सॉरी x का 2 आ जाएगा। और अगर ये हमने y का 1 लिया है तो ये हमारा y का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले के तहत हम इस तरफ हल करते हैं कि अगर हमने x1 था तो हमने x1 लिया है, तो इसको हम लिखेंगे x की शेप में, और फिर इसके सेम सामने y1 है, y1 लिखना है तो y1 ये है, तो हम इसको लिखेंगे a। अब x का 2 हमने लिखना है, ये दूसरी साइड पे आ जाए, x का 2 लिखना है, तो x का 2 हमने लिया है C डॉलर कॉस्ट। अब इसका सेम इस साइड पे आ जाए, ये y का 2 है b, y का 2 हमने लेना है, तो ये y का 2 बनाया हुआ है हमने b। समझ आ गई यहाँ तक? अब इसको आगे फिर वही आसान फार्मूला लेके जाने के इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये x की वैल्यू निकालेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा C ये डॉलर, और ये b आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई खा के a आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम वैसे का वैसे x लिख देंगे, और ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई खा रहा है, तो ये हम लिख देंगे AC डॉलर, और बाय ये b आ जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो कटिंग कोई हो सकती है और ना ही कोई इसमें कोई ऐसी वैल्यूज दी गई हैं जो आपस में मल्टीप्लाई खा रहे हो या कोई तकसीम हो रहा। ये सिंपल ABC और दी हुई है, इनको हमने सिर्फ जस्ट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके हमें लिखना होता है। तो ये इसका साथ आसान सा फार्मूला था जिसके तहत ये क्वेश्चन हल होगा, और ये मैंने इसका आंसर भी आपको निकाल के दिखा दिया है, आप चेक कर सकती है, आंसर बिल्कुल सही हमारा निकला है। तो ये उसका बी पार्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट करने लगी हूँ। ये थोड़ा सा जो पहले क्वेश्चन मैंने 5 करवाया उससे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्योंकि बटे में दिया गया है, लेकिन आप लोग अगर एक दफ़ा तवज्जो से समझ लेंगे ना तो आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा, ये भी उसी तरह आप लोगों को आसान लगने लग जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पीसेस ऑफ मेटल लिखा जाएगा, पीसेस ऑफ मेटल, तो दूसरी साइड पे इसका आ जाएगा कॉस्ट मैस, तो दूसरी साइड पे इसका आ जाएगा मैस। अब ये पीसेस ऑफ मेटल क्या है, पहले मैंने पूछा है 5/9 है 7 kg, ये हम साथ लिख देंगे। अब दूसरी लाइन में दूसरा है 2/7 पीसेस ऑफ, यानी कि 2/7 अगर पीसेस ऑफ मेटल हो तो उसकी हमने कॉस्ट मालूम करनी है, ये हमें मालूम नहीं है। अब हमने ये कॉस्ट मालूम करनी है, तो इसका भी वही फार्मूला यूज होगा कि x1 बाय y1, x का 2 बाय y का 2, ये हमारा फार्मूला यूज होगा। इसमें हमने यहाँ पे ये किस मालूम करनी है, तो हम इसको x की वैल्यू लेंगे और इसको हम y की वैल्यू ले लेंगे। अब ये हमने x1 करना है, क्योंकि पहले हमने जो भी मालूम करनी होती है हमने पहले उसको लेना होता है। अगर हम इसको x1 करेंगे तो इसकी जो ऑपोजिट इसी की है इसको हम x2 करेंगे। अब इसके बिल्कुल सामने है, तो अगर इसको x1 दिया है तो इसको हम y1 कहेंगे और ये हो जाएगी हमारी y2। इस तरीके से अगर आप इनको लिख लेंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी और आप लोग आसानी से यहाँ पे लिखते वक्त आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आराम से इसको यहाँ पे उतार सकते हो फार्मूले के तहत। अब ये लिखते हैं कि ये x का x1 आ गया, तो अब इसका y1 क्या है 2/7। ओके, अब इसका x2 लेंगे तो 7 kg है, इसका बाय 5/9, यानी कि ये बाय इसके नीचे एक और आ रहा है बाय में। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि अब हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो इसका ये आसान सा तरीका है कि ये जो होता है ना लास्ट में वाला, वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई खा जाता है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ खाएगा। तो क्या आएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7x/2 आ जाएगा, तो ये 9×7 = 63 आ जाएगा, तो बाय 5 आ जाएगा। अब ये खत्म हो गया इनका, ये जो बाय था
वो खत्म हो गया। अब आगे करना है कि ये 7 जो है x, ये हमने जब इधर बाहर निकालनी है और इसको हमने इस साइड पे लेके आना है तो इसको उल्टा देंगे। ठीक है, ये हम ऐसे लिखेंगे, x को निकाल दिया 63/5, तो ये इस साइड पे, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये जब इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे मैं लेके जा रही हूँ, तो जब ये इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब होगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो इसको हम लिखेंगे 2/7 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये की जब पोजीशनें चेंज हो जाती है तो ये फिर इस शेप में आता है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जब भी हमने डिवीजन को जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो जो इनके सामने वेरिएबल होते हैं, जैसे 1/4 है तो ये उलट के 4/1 हो जाता है। तो ये आप लोगों ने शुरू में पीछे वाली क्लासेस में पढ़ते आए हैं, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये कैसे उलट गया है। अब इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये देखिए कटिंग हो रहा है तो कटिंग करें, नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये कटिंग हो रहा है 7 9 63। ठीक है, अब ये कोई नहीं कटिंग हो रहा तो 9 2 18 आ जाएगा, बाय 5 आ जाएगा। तो अब इसको अंदर रखेंगे और उस पर तकसीम करेंगे 5 पे, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 18 आ गया, 5 3 18/3। तो ये हमारा आंसर है। x की वैल्यू हमने निकाल ली है 3/5, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने इसका कॉस्ट मालूम कर लिया कि अगर 2/7 हमारे पास पीसेस ऑफ मेटल होंगे तो उसका 3, इसका मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3/5 kg। तो ये हमने इसका आंसर मालूम किया है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है जो कि अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता, तो वो गलत क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये मैं आप लोगों की यहाँ दोहराने के लिए कि ये जो आप ऊपर लेके जाओगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई खा जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई खा जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इसकी बटा खत्म हो जाएगी, ये सिर्फ 2 और 5 नीचे रह जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। आगे फिर जब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो करते हैं। Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये उसका फार्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब हम इसको इक्वलिटी की शेप में जब लेके आएंगे तो लिखेंगे Z इज इक्वल K और x। ओके, ये हमारा इक्वलिटी की शेप में आ गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि z की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे, तो वो है 12। z की वैल्यू है 12 और k की वैल्यू अब हमने मालूम करनी है, तो k वैसे का वैसे आ जाएगा। x की वैल्यू जो दी गई है वो हमारे पास है, वो है 3, ये लिख लिया। अब हम इसको करेंगे, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k आ जाएगा, और ये इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा 12/3 और ये k आ जाएगा। तो ये कट रहा है तो इसको आपस में काट दें, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, k की जो मालूम की है वो आएगा 4। अब इसको जो फार्मूले के तहत आंसर इसका लिखेंगे तो लिखेंगे z इज इक्वल, ये फार्मूला है ना इसका, तो इसी के तहत हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। z इज इक्वल, k की वैल्यू क्या निकली थी 4 और x की क्या है, और 7x लिख देंगे। तो ये हमारा मालूम हो गया है इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये हमने इसका पहले का आंसर निकाला है। अब जो आगे है, अगर उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, अब यहाँ पे किसकी मालूम हमने करनी है, फाइंड करनी है, वो मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो फार्मूला हम पहले लिखेंगे z इज इक्वल k x, ये फार्मूला हमने लिख लिया। z की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 18, अगर 18 वैल्यू हो इसकी तो k की हमने क्या मालूम की थी 4, तो x की वैल्यू अब हमने मालूम करनी है। तो अब इसको इसी तरह 18 को वैसे लिखेंगे और ये 4 जो है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 4x। तो जब ये इस साइड पे आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये नीचे आके 4 आ जाएगा और ये x आ जाएगा। ये कट रहा है, इसको काट दें
तो 9/2 आ जाएगा। अब ये बड़ा है 9 और 2 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 9 को अंदर रख के 2 4 दा 8 करेंगे, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 दा 10 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 4.5। ये हमारी x की वैल्यू है। इसको अब हम लिख देंगे कि x इज इक्वल 4.5। ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई क्वेश्चन की नहायत आसान तरीके से। इसको डायरेक्टली जब जहाँ पे भी डायरेक्टली पर क्वेश्चन लिखा है वहां पे आपने इस साइन को लाजमी जहन में रखना है फार्मूले को, और इसी के तहत आपने क्वेश्चन हल करने हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें है b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी कि इसमें ये चीजें तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन इसका ये जिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये वही रहेगा। ये बेशक चेंज हो जाए, x आ जाए, y आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, z कुछ भी आ जाए, उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। तो ये आप इसको इक्वालिटी की शेप में लेके आएंगे, b इज इक्वल, तो ये k आ जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा। अब इसकी b की क्या वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू है 3 और k की वैल्यू है के हमने मालूम करना है, और a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 18। ठीक है, अब इसको वैसे का वैसे लिखेंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाया जाएगा तो आ जाएगा 18k। तो ये जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा 3 6 18। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1/6। ठीक है, अब इसको हमने अगर छोटा है तो हमने इसका पॉइंट लेके इसको हमने यानी कि पॉइंट में इसका आंसर लेके, ऊपर 1 है तो 1 को अंदर रख के हम इसको डिवीजन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 है तो हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने से पहले हम क्या करते होते हैं, 0 जरूर लेनी होती है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 6 1 दा 6 आएगा, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास 4। तो फिर आगे यहाँ पे ज़ाहिर पॉइंट है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 6 6 दा 36। तो आगे फिर 4, यानी कि ये जैसे अब पहले यहाँ पे 4 बचा है, 4, अब हम यहाँ पे 0 बढ़ाते जाएंगे तो ये 36 आता जाएगा, यहाँ पे 6 बढ़ता जाएगा, तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे, और इसका मतलब ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। इसलिए इसको फिनिश करने के लिए हम इसको 6 को हटा के यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी 7। ठीक है, ये आप लोगों को आगे आगे जब आप 9th 10th में जाओगे तब आप लोगों को ये इस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे यहाँ पे वैल्यू फिर बढ़ा के पीछे फिनिश कर दिया जाता है, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक दफ़ा समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको आगे 9th 10th में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये क्या हमारा आंसर निकला है 0.17। ये हमने के की वैल्यू मालूम कर ली है। अब ये यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि हमने बी की फाइंड करनी है वैल्यू, इसको हमने फाइंड करना है। तो उसमें उन्होंने ए की वैल्यू दी हुई है, तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के लिए हम लिखेंगे बी इज इक्वल के ए। ओके, बी की वैल्यू क्या दी गई है, बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और के की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। तो क्या आएगा 0.17, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, यहाँ पे है 24। ओके, 24 आ गया। अब फिर बी वैसे लिखा जाएगा। अब इसके और इसके सेंटर में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई जब होगा तो आप कैलकुलेटर पे करके देखिए, क्योंकि पॉइंट के जरिए अगर आप करोगे यहाँ पे तो बहुत मुश्किल होगा और लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैं दिखाती हूँ कि 0.17 मल्टीप्लाई 24 है, 24। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 4.08। तो बी की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है 4.08। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट के बाद जो रह जाते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, असल वैल्यू इसकी होती है। ये हमारा आंसर है। तो बी का आंसर क्या हमने मालूम कर लिया 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मेरा एक क्वेश्चन 12 क्वेश्चन रह गया था, तो वो आज इंशाल्लाह वो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा था। तो इसलिए आपको मैं इसमें कोशिश करूंगी कि उसमें 4 पार्ट है, चारों के चारों आपको जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूँ।
वो मैंने इसलिए लास्ट में करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें जो 4 उन्होंने दिए हैं ऑप्शन, ये सारे यही चीजें उसमें आ गई हैं, तो इसलिए मैंने वो लास्ट में क्वेश्चन रखा है ताकि वो आप लोग जब ये चीजें सारी आप लोगों के पास होंगी, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, तब आप लोगों को वो करना मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, वही एफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। मैंने पहले भी बताया था कि ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, लेकिन इस साइन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज करता है तो यही साइन लगता है। अब इसको इक्वालिटी की शेप में लेके आएंगे तो ये आएगा एफ इज इक्वल के एम। ठीक है, एफ की वैल्यू हमारे पास 49 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 49 एफ की वैल्यू है। के की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और एम की वैल्यू यहाँ पे जो दी गई है वो है 5। यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ओके, अब ये 49 वैसे आ जाएगा, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो 5 के आ जाएगा, और जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आएगा 49/5, और ये आ जाएगा के। अब ये आपस में नहीं कट रहे तो हम इसको काटेंगे नहीं, बल्कि हम इसकी डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे 49/5, तो 5 9 45 आ जाएगा। 9 में से 5 के 4 आगे आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 0, तो 5 8 40। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 9.8। ये हमने किसकी वैल्यू मालूम की है, के की वैल्यू मालूम की है। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, के 9.8। अब इसको, ये हमारा था 1 पार्ट, ठीक है, ये 1 पार्ट था, तो इसका आंसर अब हम कैसे लिखेंगे। 1 पार्ट का आंसर आएगा हमारे पास, ये फार्मूले के तहत हम लिखेंगे। इस फार्मूले के तहत तो क्या आया था, एफ के एम, तो एफ वैसे आ जाएगा, के की वैल्यू हमने मालूम की 9.8, तो ये हमारे पास एम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1 की वैल्यू मालूम कर ली। अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एफ की वैल्यू मालूम करनी है। तो एफ की वैल्यू मालूम करने के लिए वही फिर हम वो वैसे वाला लिखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम आ जाएगा, तो इसको इक्वालिटी की शेप में लेके आएंगे, तो एफ इज इक्वल के एम। तो एफ की हमने वैल्यू मालूम करनी है, एफ वैसे आ जाएगा, के हमने क्या मालूम किया था 9.8, वो आ जाएगा, और m की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 14, जहां पे हम लिख देंगे 14। अब ये f वैसे आ जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जाहिर है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के साथ आप कर लो तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसका मैं करती हूँ 9.8 मल्टीप्लाई 14 144, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास 137.2। इसमें आपको पॉइंट का भी मसला नहीं रहता। कैलकुलेटर 8वीं क्लास में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम यहाँ पे कहाँ पे हमारा ये लगेगा। तो ये आप जब इनको डायरेक्टली करोगे तो ये पॉइंट का भी आपको बता देगा कि पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का, हमने सेकंड पार्ट की वैल्यू एफ की वैल्यू मालूम कर ली है, तो यहाँ पे हम उसका आंसर लिख देंगे कि जो सेकंड पार्ट हमने मालूम किया है एफ की वैल्यू वो आ गया है 137.2, ये आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। ओके, ये अब हमें चलेगा, तो फार्मूला हम लिख लेते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, इसको इक्वालिटी की शेप में लेके आएंगे तो आ जाएगा के एम। अब f की वैल्यू हमारे पास है 215.6, तो k की हमने मालूम कर चुके हैं पहले 9.8, और m की हमने मालूम करनी है। तो ये 215.6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो आएगा 9.8 m आ जाएगा। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 215.6 बाय 9.8, तो ये आ जाएगा m की वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं। इसमें भी मैंने आपको वही बताया, अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। 10 के साथ कट रहा है तो हम इसलिए इसको ही
काट देते हैं, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसके जो पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। अब देखते हैं ये कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको पता चल जाएगा डायरेक्टली आंसर क्या आता है। ये 2 1 5 6, तो डिवीजन आएगा 98। तो क्या आंसर आएगा 22 आ रहा है। तो ये हमारा, समझिए इसको ऐसे काट दें और 22 डायरेक्ट निकाल दें, तो वो भी तरीका सही है। ये हमारा आंसर आ गया, हम इसको इधर लिख देंगे। ये थर्ड पार्ट का जो हमारा आंसर आया है वो है 22। ओके, इसको हम लिखेंगे m। m की वैल्यू हमने मालूम की है, तो यहाँ पे लिखेंगे m। ये हमारे थर्ड पार्ट का भी आंसर निकल आया है। फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा है कि अब इसको ग्राफ आएगा, और ग्राफ हमने किस तरह बनाना है कि वही मैंने आपको पहले भी बताया था। यही हमने ग्राफ ले लिया, ये 0 कंसीडर कर लिया। अब हमने करना है f और m का। तो जो m होता है वो f होता है, वो यहाँ पे आएगा, और इसको हम m कंसीडर कर लेते हैं। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ से हमने 1 2 3, और इसी तरीके से हमने इस साइड पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमें चाहिए 9.8 चाहिए, इसलिए हम 10 तक लेके जाएंगे इसको। तो अब इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि हमने 1 2 और ये 3 कंसीडर कर लेते हैं, और इसको हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 9.8 तक लेके जाना है। तो वो हम किस तरीके से लेके जाएंगे, क्योंकि ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, ये 9 तो हो गया। लेकिन ये जो अब इसके अंदर है, इसके अंदर भी एक छोटे छोटे एक होते हैं, छोटे छोटे डब्बे बनाए होते हैं ग्राफ पेपर में, तो वो आप ज़रा गौर से देखिएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 डब्बे बन जाते हैं। तो हमने क्या करना है, ये 9 ले लिया। अब इसमें हमने ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं इनको हमने गिनना है। जहाँ पे हमारा ये 8 आता है, हमने वहीं से इसको क्रॉस कर लेके आना है यहाँ पे, और यहाँ से हमने फिर 1 को 9.1 को हमने लेके इस तरफ आ गए 9.1 को, और यहाँ से हमने 1 को, क्योंकि f हमारे पास क्या है 1 है, और m भी हमारे पास 1 है, हमने 9 यहाँ से हमने 9 कर लिया। तो 9 के बाद ये हमने 9 8 तक लेके हमने इधर से इस तरफ लेके आ गए। अब यहाँ से हमने 1 है, तो हमने 1 के साथ इस तरह क्रॉसिंग करते करते ऐसे ऊपर जाना है। तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, और यहाँ से हम लाइन ऐसे खींचते हुए, यानी कि ये मेरी तो टेढ़ी लग रही है ना, आप लोगों ने की टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, दोनों के सेंटर में से आपने ऐसे करके लेके जाना है, ऐसे सेंटर में से। तो ये यहाँ से क्रॉस करती हुई ऐसे जाएगी। ओके, ये ग्राफ है इसका 4 का। तो आपको मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हमने इसके पॉइंट को, ये चीज़ों को देखना होता है। अगर पॉइंट नहीं है, 9 है, तो हमने डायरेक्ट 9 को ले लेना। अगर पॉइंट है तो पॉइंटों के जरिए ये छोटे छोटे इनको पॉइंटों में लेके हमने आगे से इस तरह ग्राफ बना देना है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन नंबर 12 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लग रहे हैं तो आप इसको आगे शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इसे काफ़ी सहूलत मिल जाए और वो इनको समझ सके आसानी के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।